What happened? Okay. चलिए. Assalamu alaikum warahmatullah. Hope you are all doing good back home. Before that, we start today's session. Let me know that if I'm audible and visible as well. Let me know in the chat box. Let me know in the chat box कि आपको मेरी आवाज आ रही है और बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है, so that we will proceed with the lecture. Yes, absolutely correct. Riba Irshad, that's very true. That's a good suggestion, but we'll be doing that from inshallah tomorrow's lecture. Great, nice, beautiful. All right, great. चलिए, let's begin our session. ठीक है. अगर आपको याद होगा कल के सेशन में जो है हम बात कर रहे थे, वी स्टार्टेड विद द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, और पोस्टुलेट्स में हमने दो पोस्टुलेट्स की बात की. द फर्स्ट पोस्टुलेट वाज वेरी सिंपल. व्हाट बोर सेड वाज दैट कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. लेकिन मैंने थोड़ा सा उस पोस्टुलेट को, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डाइसेक्ट किया. मैंने आपको बता दिया कि जब हम फिजिक्स में वर्ड यूज करते हैं ऑर्बिट, इट मीन्स दैट कि जो इस इलेक्ट्रॉन का पाथ आपके पास होगा अराउंड द न्यूक्लियस, वी आर sure about that path, and when we are sure, we're actually talking about the classical physics. So I said that कि ये जो orbit word आपके पास वहां पर पहले postulate में यूज हो रहा है, that word is a classical word, right? ठीक है, बिकॉज अगर आपको याद होगा इनिशियली इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास बोर्स थ्योरी है, दैट्स अ सेमी क्लासिकल मॉडल, व्हिच मीन्स दैट देयर आर सर्टेन पोस्टुलेट्स, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर बीन टेकन फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स, एंड देयर आर सर्टेन अदर कॉन्सेप्ट्स, अदर पोस्टुलेट्स व्हिच आर बीन टेकन फ्रॉम मॉडर्न और व्हाट वी कॉल एज क्वांटम फिजिक्स. ठीक है. उसके बाद दूसरे पोस्टुलेट की हमने बात की. हमने कहा कि अब आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, ये हर एक रेडियस में रिवॉल्व नहीं करेगा, ये हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा. कुछ स्पेशल रेडियस आपके पास होंगे, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स आपके पास होंगे जिनमें आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा. लेकिन स्पेशलिटी क्या होगी उन ऑर्बिट्स की, स्पेशलिटी क्या होगी उन रेडियस की? उनकी स्पेशलिटी ये होगी कि बाबा जब आपका इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में, उन स्पेशल रेडियस में रिवॉल्व करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू emit the electromagnetic radiation, it's not going to emit the energy. और जब ये emit नहीं करेगा energy, जब ये emit नहीं करेगा electromagnetic radiation, then what is going to happen is this कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आपके पास है उस स्टेशनरी स्टेट में, उस स्टेशनरी ऑर्बिट में, the energy is going to remain constant. And I told you last time कि जब एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, the electron is not going to bump into the nucleus. वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा. But then there was a question that Bohr was asked a question that why electron will not emit the electromagnetic radiation? Why electron will not emit the energy? Bohr said, let's assume. So that means the Bohr had no answer that why electron will not radiate energy inside the orbit, right? He assumed as if it doesn't radiate the energy, right? तो ये दो पोस्टुलेट्स जो है हमने कल के लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किए. नाउ द पिक्चर वी हैव अबाउट द एटम नाउ इज समथिंग लाइक दिस कि आपके पास एटम के अंदर एक छोटा सा अंदर एक पार्टिकल होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस. अब इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स आपके पास है, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स आपके पास है, स्पेशल रेडियस वाले ऑर्बिट्स आपके पास है. इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन जो आपके पास होगा वो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, इन स्पेशल ऑर्बिट्स में, इन स्पेशल रेडियस वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा. और जब ये रिवॉल्व करेगा, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दोस ऑर्बिट्स इज नॉट गोइंग टू चेंज. नाउ कम्स द थर्ड पोस्टुलेट. Now what electron can do is this. Suppose that, let's assume that, have a look here. Let's assume that ये आपका nth orbit है, राइट और ये आपका mth ऑर्बिट है, राइट? nth ऑर्बिट और mth ऑर्बिट. लेट्स अज्यूम दैट आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट में, यानी लोअर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. What electron can do here is this, ये शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट, राइट? आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट, और आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट, राइट?
Now, when the electron will shift or when the electron will jump from lower orbit to higher orbit, the electron has to absorb the energy. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपका जंप करेगा, शिफ्ट करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. That actually means, if you are following me, that actually means electron can make transition between different levels. ये लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा सकता है, ये इस लेवल से लोअर लेवल तक जा सकता है, राइट लेकिन जब ये ट्रांजिशन करेगा, जब ये एक लेवल से दूसरी लेवल पे जाएगा, ये एक लेवल से दूसरी लेवल पे जाएगा, देयर विल बी एनर्जी इंटरैक्शन, देयर विल बी एनर्जी ट्रांसफर. जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल एब्सॉर्ब सम एनर्जी. जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल रिलीज द एनर्जी. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, पहला पॉइंट आपको समझना है, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मेक अ ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स. जब ये ट्रांजिशन करेगा, अब ट्रांजिशन दो किस्म का हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा. जब ऊपर हायर लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, इट हैज टू एब्सॉर्ब द एनर्जी, और जब ये नीचे लोअर लेवल पे जाएगा, इट हैज टू एमिट द एनर्जी. अब कितनी एब्सॉर्ब एनर्जी करेगा, कितनी एनर्जी, कितना फोटोन ये एब्सॉर्ब करेगा, कितना फोटोन ये रिलीज करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन, जरा ध्यान रखिएगा. लेट्स अज्यूम दैट जब इलेक्ट्रॉन आपका इस nth लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स से दैट इसमें एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके पास है En. And let's also assume that जब आपका इलेक्ट्रॉन mth लेवल में, mth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, let's assume that इसका जो आपके पास एनर्जी है, that's Em. बाबा ध्यान रखिएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से जाएगा mth ऑर्बिट में, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉन हैज टू एब्सॉर्ब द एनर्जी. इसको यानी लोअर से जब हायर जाएगा, इट हैज टू एब्सॉर्ब द एनर्जी. इसको एनर्जी यहां पर एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, यानी इसको फोटोन एब्सॉर्ब करना पड़ेगा. अब उस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? उस फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए, दैट शुड be equal to the energy difference between the two levels, that's Em minus En. Em minus En. यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन हैज टू एब्सॉर्ब द एनर्जी. और कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी? दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स. दैट मींस जो ये फोटोन एब्सॉर्ब करेगा इन मेकिंग दिस ट्रांजिशन गोइंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, इट हैज टू एब्सॉर्ब द एनर्जी, दैट्स Em minus En. दैट मींस फोटोन की जो एनर्जी होगी, h न्यू, जो फोटोन की एनर्जी होगी जिसको ये एब्सॉर्ब करेगा, दैट हैज टू बी इक्वल टू Em minus En. क्लियर? Right? Not only that, electron can make jump from higher energy level to lower energy level. जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम mth लेवल टू nth लेवल, यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम mth लेवल टू से nth लेवल, दैट मींस हायर लेवल टू लोअर लेवल, यहां पर क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज करेगा एनर्जी, ये रिलीज करेगा एनर्जी. और एनर्जी कितनी रिलीज करेगा? ये फोटोन को छोड़ेगा. उस फोटोन की एनर्जी आपके पास क्या होगी? अगेन उस फोटोन की जो बाबा एनर्जी यहां पर होगी, दैट विल बी अगेन इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स. दैट मींस वो भी आपके पास बराबर होगा Em minus En. दिस विल बी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स. इतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, दैट मींस जो फोटोन वहां से निकलेगा उसकी जो एनर्जी h निव होगी, दैट विल बी इक्वल टू द energy difference between the two stationary states or between the two levels. And that actually turns out to be my third postulate of your Bohr's theory. And what is that? That is कि आपका जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, जब इन स्टेशनरी स्टेट्स में, जब इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन. इट कैन गो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और सिंपली लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट. ऐसा जाने के लिए, ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी. इसको फोटोन एब्सॉर्ब करना पड़ेगा. उस फोटोन की जो एनर्जी बाबा आपके पास होगी, दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स और बिटवीन द टू स्टेशनरी ऑर्बिट्स और बिटवीन द टू स्टेशनरी स्टेट्स.
right? Not only that, it can make a transition from higher stationary orbit to lower stationary orbit. इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी बाबा आपके पास रिलीज हो जाएगी, इसमें फोटोन को छोड़ दिया जाएगा, फोटोन रिलीज हो जाएगा. अब उस फोटोन की भी एनर्जी क्या होगी, उस फोटोन की एनर्जी जो h nu होगी, that will be also equal to the what we call as the energy difference between the two stationary states, and that actually is the third postulate of your Bohr's theory. And if you want to write it, I'm sure that आपने ये लिखा भी होगा, but if you want to write it, you can write this postulate something like this. आप लिखो, an electron can jump from one, that becomes the third postulate. Electron can jump from one orbit to another orbit. Electron can jump from one orbit to another orbit, comma, emitting or absorbing a photon, whose energy is equal to the energy difference between the two stationary states. जो फोटोन रिलीज होगा या एब्सॉर्ब होगा, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेशनरी स्टेट्स. और आप इस पोस्टुलेट के बाद क्या लिखोगे, एच न्यू जो होगा, यानी फोटोन की जो एनर्जी आपके पास होगी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई. एंड व्हाट इज डेल्टा ई? इट्स अ चेंज इन और डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द टू स्टेट्स. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू em minus en. I hope everybody got this postulate quite well, right? So that's all about our third postulate as well, right? Now let's talk about the fourth postulate here. Let's talk about the fourth postulate. What exactly is your fourth postulate? But before that, I talk about the fourth postulate. मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया यहां पे दूंगा, because अगर किसी ने पढ़ा होगा maybe rotational dynamics, he must be or she must be knowing about it. Let's assume that एक पार्टिकल आपके पास है जिसका मास आपके पास है m. ये पार्टिकल जो आपके पास है सर्कुलर मोशन में जा रहा है, और इस सर्कल का जो रेडियस आपके पास है, let's assume that रेडियस आपके पास है r. And let's also assume that इस पार्टिकल की जिसका मास आपके पास है m, इसकी जो वेलोसिटी आपके पास है that's v. हम क्या करते हैं, हम इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं. एंगुलर मोमेंटम, right? We define the angular momentum of this particle, which is going in a circular motion of radius r, and speed of the particle is m. We define the angular momentum of this as mvr, right? अगर किसी ने पढ़ा होगा, आई एम श्योर दैट इसने पढ़ा होगा, L बराबर होता है R क्रॉस P, राइट. ये R क्रॉस P से ही आ जाता है, स्पेशली फॉर द पार्टिकल विच इज गोइंग इन ए सर्कुलर पाथ, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम बन जाता है mvr, where m is the mass of the particle, v is the speed of the particle, and r is the radius of that circular path, जिस पाथ में ये पार्टिकल आपका घूम रहा है. क्लियर? Let's assume that now this part is clear, right? Suppose that fourth postulate की हम बात करेंगे. The picture we carry right now about the Bohr's theory के बारे में हमारे पास जो पिक्चर बन गई, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो पिक्चर आ गई एटम की, वो कुछ ये आपके पास है. देखो जरा ध्यान रखिएगा, यहां पे ये न्यूक्लियस आपके पास है, which is a positively charged particle. इसके अंदर आपके पास प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, प्रोटॉन्स पॉजिटिव, तो नेट चार्ज आपके पास पॉजिटिव है. इसके अराउंड कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स आपके पास है. इसके अराउंड जो आपके पास है कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स है. ये पहला ऑर्बिट, ये बाबा आपके पास दूसरा ऑर्बिट, ये आपके पास तीसरा ऑर्बिट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. लेट्स अज्यूम दैट आपका कोई इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है, आपका इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, से दिस ऑर्बिट में घूम रहा है. ये nth ऑर्बिट आपके पास है, nth ऑर्बिट, दिस एन nth ऑर्बिट, राइट. nth ऑर्बिट आपके पास है. इसका इस ऑर्बिट का जो रेडियस बाबा आपके पास है, से दैट्स r nth, राइट, या सिंपली r ही मान लो आप, बिकॉज जस्ट बिकॉज मैंने इसको मान लिया nth ऑर्बिट, इसलिए मैं लिख रहा हूं r nth,
राइट, या आप सिंपली आर ही मानो, लेट्स नॉट कंफ्यूज इट, आर, राइट। और इसमें जो पार्टिकल की स्पीड आपके पास है, लेट्स अज्यूम दैट, या इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आपके पास है, दैट्स वी, राइट। समझिएगा फोर्थ पोस्टलेट आपके पास क्या है, ठीक है। फोर्थ पोस्टलेट में बोहर ने यह कहा कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट में रिवॉल्व करेगा, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जो एंगुलर मोमेंटम आपके पास होगा, इस पार्टिकल का, इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, द एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑलवेज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम is always quantized. Quantized. Angular momentum is always quantized. Quantized means discrete होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं क्वांटाइज्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, राइट, बट वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट। मैं सिंपली मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा। मतलब यह है कि अगर आप किसी भी स्टेशनरी स्टेट में देखोगे, से nth स्टेट में आपने देखा, nth स्टेशनरी स्टेट में आपने देखा, बोहर ने कहा एंगुलर मोमेंटम होगा बराबर n टाइम्स h डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर आप nth स्टेट की बात करोगे और देखोगे nth स्टेट में आपके पास एंगुलर मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बोहर ने कहा एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स h डिवाइड बाय 2 पाई। n हियर सेज दैट आप किस वाले स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहे हो। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो, n का वैल्यू आ जाएगा 1। सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हो, n का वैल्यू आ जाएगा 2। तो अकॉर्डिंगली जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ n आपको मिल जाएगा व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम of the electron in different is what we call as stationary states or stationary orbits. This is what we call as angular momentum quantization. यानी आप जब भी एंगुलर मोमेंटम को मेजर करोगे, जब भी आप इसको मेजर करोगे, एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स 2 पाई। यानी या तो h बाय 2 पाई होगा, या 2h बाय 2 पाई होगा, या 3h बाय 2 पाई होगा, या 4h बाय 2 पाई होगा। आप एग्जैक्टली क्या होगा ये डिसाइड करेगा कि आप कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। आप फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हो, n का वैल्यू आ जाएगा 1। सेकेंड लेवल की बात कर रहे हो, n का वैल्यू आ जाएगा 2, so on and so forth. This is what we call as angular momentum quantization. But on the other side, I told you this कि जब आपका इलेक्ट्रॉन और फटाक से कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम आपके पास होता है, एंगुलर मोमेंटम बाबा आपके पास बराबर होता है, L बराबर होता है mv into r, where r is the radius of that circular path. Right, which actually means मैं L के बल लिखूंगा mvr. So mvr, which is the angular momentum of an electron in circular path, ये angular momentum हमेशा बराबर होगा nh by 2 pi. H we all know because we have been dealing with it for quite a long time. H is your Planck's constant value आपके पास है, right? 2 pi is your constant, n define is the आप कौन से stationary state की बात कर रहे हो, right? So this concept, angular momentum quantization, that angular momentum is always quantized, it is discrete, always integral multiples of h divided by 2 pi. This concept actually comes from the modern physics, or what we call as quantum physics. ये कॉन्सेप्ट बोहर थ्योरी में आ जाता है फ्रॉम द क्वांटम फिजिक्स। ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। दैट्स व्हाई आई कॉल इट दिस थ्योरी, दिस बोहर's theory as my classical theory, which means that some topics or some concepts from the classical and some concepts from the quantum or modern physics, right? And this was your fourth postulate, that angular momentum is always quantized. किसी भी स्टेट की बात करो, किसी ऑर्बिट की बात करो, एंगुलर मोमेंटम हमेशा बराबर होगा n टाइम्स h डिवाइड बाय 2 पाई। n डिफाइनस कि आप कौन से स्टेट में हो, पहले में हो, दूसरे में हो, so on and so forth. But on the other side मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी। एवरी टाइम ए पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr के बराबर
बराबर होता है, दैट मीन्स MVR बराबर होगा NH/2 पाई. सो दीज आर ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ योर बोर्स थ्योरी. इसके साथ हमारे पोस्टुलेट जो है बोर्स थ्योरी के यहां पर खत्म हो जाते हैं. आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द पोस्टुलेट्स quite perfectly. Now let me know in the chat box if it was understandable. Let me know if there's an issue, any doubt. I'll be happy to respond. Let me know in the chat box. Let me know in the chat box. Let me know in the chat box. Any question, any doubt, I'll be happy to respond. That's great. Wonderful, wonderful, beautiful, beautiful. Beautiful. Done and dusted. Yes, Rathariba. Done and dusted. Great. Distance of closest approach आपके बोर्स थ्योरी में नहीं आता है. That comes in the Rutherford's model. और Rutherford model हमारे सिलेबस में नहीं है. Rutherford's model आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, I guess, atomic structure में. You will discuss it there. हाँ, फोर्थ पोस्टुलेट में डिक्टेट करो. ऑल राइट, आई फॉरगॉट अबाउट दैट. ओके, लिखो आप, लिखो आप. यस यस यस, फोर्थ पोस्टुलेट आप लिखो. आप लिखो इन दी स्टेशनरी स्टेट्स. दैट्स अ फोर्थ पोस्टुलेट. फोर्थ पोस्टुलेट आप लिखो इन दी स्टेशनरी स्टेट्स. यस यस यस, इन दी स्टेशनरी स्टेट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. In these stationary states, the angular momentum of electron about the nucleus is always equal to integral multiples of integral multiples of h/2 pi. h/2 pi. Integral multiples of h/2 pi. Clear? चलिए, that's great. That's great. That's great. That's great. इलेक्ट्रॉन अपने शेल से बाहर क्यों नहीं जाते? क्यों जाएगा? आप एनर्जी तो दो. राइट, ऐसे कैसे जाएगा? आप एनर्जी तो बाहर आ जाएगा. आयनाइजेशन एनर्जी आपने तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाते हो, बाहर करवाते हो, शेल से तो बाहर आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आप उसको इतनी एनर्जी दो. सर व्हाट अबाउट द ओपनिंग अप इंस्टीट्यूट्स? इंशाल्लाह जल्दी खुलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. जब तक नहीं खुलेंगे तब तक हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे. चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. अब हम थोड़ा सा यहां पर मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं. या आपके पास पोस्टुलेट्स हो गए, या आपके पास एक बेस बन गई, कॉन्सेप्चुअल बेस आपके पास बन गई कि बोर्स थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं, बोर्ड ने क्या क्या पोस्टुलेट्स आपको दिए हैं. ठीक है, चलिए बाबा ध्यान रखिए. अब हम यहां पर बात करेंगे. ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, ओके. चलिए ध्यान रखो बाबा. ऑल राइट ना, अब हम बात करेंगे, हम निकालेंगे, हम बहुत सारे पैरामीटर्स अब यहां पे निकालेंगे. लेकिन दैट मीन्स अब जो भी चीज हम कुछ यहां पे सेशन में या आज के सेशन के बाद डिस्कस करेंगे, तकरीबन हमारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं के अराउंड जो है अब रिवॉल्व करेंगे. बिकॉज बेसिक पार्ट हमारा हो गया, कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमारा हो गया. अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे, कुछ रिलेशंस हम यहां से डिराइव करेंगे. हमारी प्रॉब्लम सारी जो होंगी दे विल बी बेस्ड ऑन दोज रिलेशंस और दोज मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हम यहां पर डिराइव करेंगे. राइट, अब जो इक्वेशंस हम यहां पर डिराइव करेंगे वो आपके पास होगी वेलोसिटी की इक्वेशन, या मैं लिखूंगा यहां पर, या रिलेशन इक्वेशन में लिखूंगा, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऑर्बिट में, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिस ऑर्बिट में ये घूमेगा उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, और किन किन ऑर्बिट्स में घूमेगा, किन किन स्टेशनरी स्टेट्स में घूमेगा. नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी
जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा, ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी आपके पास होगी, वेलोसिटी हुई तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो रिलेशन हम निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा बिकॉज न्यूक्लियस अंदर है, उसी के अराउंड रिवोल्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगी। एंड टोटल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एंड बाय टोटल एनर्जी वी ऑल नो इट्स अ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, राइट। तो हम इनके लिए हर एक पैरामीटर के लिए बी दैट वेलोसिटी, be that radius, be that kinetic energy, be that potential energy, be that total energy, अब इन सारे पैरामीटर्स के लिए, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम यहां पर मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो डिराइव करेंगे, राइट। अब डेरिवेशन के लिए हम एक सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन बाबा आपके पास क्या है? अगर आपको याद होगा जब हमने बोहर्स थ्योरी स्टार्ट की, मैंने आपको बता दिया बोहर्स थ्योरी इज नॉट ए जनरलाइज्ड थ्योरी, it's a special theory. Speciality lies in this that Bohr's theory को आप हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। It can be only applied when you are talking about hydrogen atom or you are talking about hydrogen like ions. That means वो ions जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा। And I told you, I guess, why only one electron ions? Because मैंने आपको बता दिया जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन भी होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंट्रैक्शन भी होगा, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, then you know what, it gets very very complicated. ये बहुत ज्यादा complicated हो जाता है, और फिर बोहर्स थ्योरी इन complications को डील नहीं कर पाता है। That's why to make it simple, to make it very much simple for the Bohr theory, we say that it's only and only applicable to those systems, those atoms, those ions जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा, राइट। नाउ जरा ध्यान रखिएगा, एक आयन मेरे पास है, एक आयन मेरे पास है। इनफैक्ट दिस आयन इज हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन लाइक आयन। दैट मींस मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर किए हैं, बचा एक इलेक्ट्रॉन है। एक आयन मेरे पास है, हाइड्रोजन लाइक आयन, दैट मींस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लेट्स अज्यूम दैट इस आयन का जो एटॉमिक नंबर आपके पास है, एटॉमिक नंबर है Z। एटॉमिक नंबर है Z। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, राइट। एटॉमिक नंबर आपके पास है Z। दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियस आपके पास है, इस न्यूक्लियस के अंदर बाबा जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। कितने? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बाबा अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, हर एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E, पॉजिटिव E, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव E, पॉजिटिव E होता है चार्ज। तो जरा मुझे बताएं, अगर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर बाबा आपके पास है Z, मैंने Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, हर एक प्रोटॉन का चार्ज है प्लस E, तो मुझे जरा बताएं इसका टोटल चार्ज क्या होगा? लॉजिकल बात है, टोटल चार्ज जो न्यूक्लियस के पास होगा दैट विल बी सिंपली प्लस Z टाइम्स E, राइट, प्लस Z टाइम्स E। नाउ इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा? इस न्यूक्लियस के अराउंड बाबा यहां पर क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। मैं एक ऑर्बिट की बात करता हूं, यहां पर मैं एक ऑर्बिट की बात करता हूं, से मैं nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, मैं nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, इस nth ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं। इस nth ऑर्बिट का जो रेडियस आपके पास है वो है r_nth। इस nth ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आपके पास है दैट्स v_nth, राइट। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपको पता होगा, आपने डायनेमिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है, यू टॉक अबाउट द मून विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, यू टॉक अबाउट द अर्थ विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट। हर जगह पे जहां पर भी आप देखोगे एक पार्टिकल आपके पास जो है वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। आपको पता होना चाहिए एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में जाने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है। बाबा अगर आपको याद होगा, उस स्पेशल फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स। और सेंट्रीपीटल फोर्स की खास बात बाबा ये होती है, जरा ध्यान रखिएगा, अगर ये पार्टिकल आपके पास है, ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, इसका सेंटर यहां पर है। जब ये पार्टिकल रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, इस सर्कुलर पाथ में जाने के लिए इस पार्टिकल को एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स।
या सेंटर सीकिंग फोर्स। और खास बात क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ये जो फोर्स आपके पास है ये हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर। पॉइंट नंबर वन। Point number one, every time a particle moves in a circular path, circular motion, it always requires a special force. That's what we call a centripetal force. And खास बात क्या है centripetal force की? It must be always directed towards the center of the circle. Now जरा बाबा यहां पर वापस आ जाओ। जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर सर्कुलर पाथ में जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन ए सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में जाने के लिए किसी भी पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मून के केस में, जब मून आपका रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून which provides the centripetal force to the moon. When the earth revolves around the sun, it's a gravitational force between the earth and the sun which provides a centripetal force to the earth, right? Accordingly, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करेगा, इस इलेक्ट्रॉन which is a negatively charged particle, its nucleus which is a positively charged entity inside the atom, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बाबा इनके दरमियान कूलम्बिक अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन किसके बराबर होगी? जरा याद करो आपने, आई एम श्योर दैट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, जब ऑपोजिट चार्जेस आपके पास होंगे तो अट्रैक्शन होती है। कूलम्ब्स लॉ मुझे बताता है कि अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, आपको पता होगा, वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू Q1 Q2। यहां पर Q1 क्या है? यहां पर Q है Z टाइम्स E। Q2 क्या है? दैट इज E डिवाइडेड बाय आ जाएगा RN स्क्वायर। या मैं R लिखूं या RN स्क्वायर लिखूं, सो दैट सबस्क्रिप्ट को हमें हटाएंगे, आगे जाके मैं हटाऊंगा ही, बट N यहां पे रिप्रेजेंट करेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट nth लेवल, राइट? ठीक है, तो ये आपके पास होगा फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। और खास बात क्या होगी इस फोर्स की? इट विल बी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होगा दिस फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। दिस फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। और कितना होगा ये फोर्स जो आपके पास होगा? ये बराबर होगा ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN स्क्वायर। लेट मी राइट R स्क्वायर, N हम कहीं पर जोड़ देंगे फिर से, right? So this will be the attractive force between the electron and the nucleus. Now it is this Coulomb's force of attraction, it is this force which will be providing the necessary centripetal force to the electron. अब यही फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स मैं ये बता सकता हूं कि ये जो फोर्स है ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दिस विल प्रोवाइड mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, where m is the mass of electron, m is the mass of electron, m is the mass of electron, right? मिलेगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। क्लियर? जरा ध्यान रखिए क्या हो गया इसको। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां एक R आप देखोगे, आप सिंपल मॉडिफिकेशन हम करेंगे, सिंपलीफिकेशन हम करेंगे। यहां पर R स्क्वायर है, यहां पर R है, एक R कटेगा, मिलेगा ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा R इक्वल टू आ जाएगा mv स्क्वायर। यहां से आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं बाबा। R का वैल्यू आपको मिलेगा, या R nth जो आपके पास है वो मिलेगा ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा m इंटू v स्क्वायर। जरा ध्यान रखिएगा, आपने R का वैल्यू यहां पर निकाला। Clear? Let me call this as equation 1. Let me call this as equation 1. मैंने रेडियस निकाला, लेकिन यहां पर वेलोसिटी भी आ गई, Vn मैं इसको नाम दूंगा, यहां पे मैंने Rn नाम दिया, राइट? Now number one, जो पॉइंट यहां पर समझ आना चाहिए वो ये है कि बाबा जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, द मोशन इज गोइंग टू बी सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इट्स अ कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, वही फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आप यहां पर देखोगे, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। सिंप्लीफाई किया, R का वैल्यू आपको मिला, राइट? मैं यहां पर बात कर रहा था nth ऑर्बिट की,
मैं यहां पर बात कर रहा था nth ऑर्बिट की, और nth ऑर्बिट में अगर मैं बोहर क्वांटाइजेशन, जिसको हमने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन नाम दिया था, L इक्वल टू NH/2 पाई, उसको कभी कभी नाम भी दिया जाता है बोहर क्वांटाइजेशन। याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन L इक्वल टू NH/2 पाई, जिसको मैंने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन नाम दिया था, इसको कभी कभी नाम दिया जाता है बोहर क्वांटाइजेशन। मुझे बताओ उस nth लेवल में एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा अकॉर्डिंग टू बोहर NH/2 पाई। बट देन वी नो दैट कि यहां पर L का वैल्यू क्या होता है? mvnth इंटू r nth, राइट? mvr अब मैं n लिख रहा हूं सबस्क्रिप्ट में, इक्वल टू आ जाएगा nh डिवाइडेड बाई 2 पाई, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। नाउ करेंगे क्या? इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोहर क्वांटाइजेशन यहां पर यूज किया, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, बोहर क्वांटाइजेशन मैंने बोहर क्वांटाइजेशन यूज किया। एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर NH/2 पाई, तो अगर आप n स्टेट की बात करोगे mvnrn इक्वल NH/2 पाई। Now what we need to do here is this, कि आप इक्वेशन 1 में जो Rn का वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 2 में। मैं यहां पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1, यानी Rn का वैल्यू यहां से उठाओ और यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ऑलराइट, जब मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, जरा बाबा देखिए क्या मिलेगा? मिलेगा m इंटू Vn इंटू आएगा Rn। Rn के बदले क्या लिखे? जरा देखो, Rn के बदले ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है? mv स्क्वायर, mvn स्क्वायर, इनफैक्ट mvn स्क्वायर। देखो जरा फिर से ट्राई करेंगे, ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mvn स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा NH बाबा डिवाइडेड बाय 2 पाई। नॉट अ बिग डील। तो यहां पर आप देखो, आपका एक m कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आपका m कैंसिल, एक vn कैंसिल, बचेगा क्या? बचेगा ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा Vn, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इक्वल टू आ जाएगा NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। राइट, क्लियर? नॉट अ बिग डील। यहां से मुझे क्या मिलेगा जरा ध्यान रखिएगा, मैं लिखूंगा Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? ये n पाई में या NH में यहां ले आऊंगा, आएगा n इंटू H, राइट? ठीक है, और ये Vn में यहां ले जाऊंगा, आएगा Vn, और 2 पाई यहां ले जाऊंगा, यहां पर आएगा 2 पाई। नॉट अ बिग डील, सिंपल। ये जो है सिंप्लीफिकेशन मैंने यहां पर की, 2 पाई यहां ले गए, NH यहां ले गए, Vn यहां ले गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा फर्दर क्या कैंसिल होगा? अगर आप देखेंगे, आपका पाई कैंसिल, 2 1s 2, 2 2s 4, बचेगा क्या? बचेगा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आएगा बराबर ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और आएगा H, और आएगा N, राइट? ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू आ जाएगा N। ये इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने क्या किया? मैंने पहले निकाला व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, दैट इज ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट H इनटू N, राइट? यहां तक हम आज करेंगे। हमने वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट निकाला, उसके बाद रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालेंगे, बाकी सारे पैरामीटर्स जो है उनके लिए जो है कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे। आई होप दैट एवरीबडी गॉट टू दिस लेक्चर। आज हमने यहां पर ज्यादा डेरिवेशन ही की। I hope everybody is quite comfortable with that. Let me know in the chat box if there's any issue, if there's any doubt or any question. Please let me know in the chat box. Muskan is asking, why do electron in an atom keep a distance from the proton if opposite charges attract? Why electron don't crash into the nucleus? But that is the biggest question actually. That's why we are discussing the Bohr's theory. Right? Because we want to see that why electron doesn't go into the nucleus, because ये negatively charged है, वो positively charged, ये nucleus के अंदर क्यों नहीं जा रहा है? वही तो सवाल है।
हम आगे जाके इसका जवाब देंगे. That's beautiful. All clear. I want everybody to respond here. That's great. There is a guy named as TREQUARNAYIA. I can't spell this word. मैं नहीं बता सकता हूँ. But he's writing, sir, explain the equation lambda equal to. What is that equation? It's not readable actually. Please, you might be having my contact number. Just write to me on the WhatsApp and write down this equation on the paper, right? So that I will get to know exactly what this equation is. Okay? And then only then we can discuss about it. Physics wala fan club. Yes. There's a guy named as Physics wala fan club. A guy said that, sir, because centripetal force is balanced by centrifugal force. Physics wala fan club is there. He's writing, sir, because centripetal force is balanced by centrifugal force. You know what? It's the most absurd statement ever given in the history of physics. It's the most absurd statement ever given. Physics wala fan club, sir, because centripetal force is balanced by centrifugal force. Most absurd statement ever given. और जो टीचर ये देगा absurd nonsense, जो स्टूडेंट बताएगा या जिसने इसको समझा होगा इस तरीके से, that's quite, that's very, very unfortunate, because you must know that centrifugal force is no force. That's an unrealistic force, and looking at it from this perspective is very unfortunate. Mabeen Bath, in stationary orbits, electron does not radiate energy, then how it undergoes transition to lower orbits? Yes, that's a good point, right? अगर एनर्जी, because यहाँ पर ट्रांजिशन के लिए डिफरेंट चीज हो रही है, हम आगे जाके बात करेंगे. यहाँ पर फोटॉन हम इंस्टेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है और फिर जाके